हेलो। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो जो टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक होंगे मोमेंटम एंड एनर्जी ऑपरेटर्स, हार्मिशन ऑपरेटर्स, उसके अंदर हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शंस के बारे में, और फिर कॉम्यूटेटर रिलेशंस ऑफ वेरियस ऑपरेटर्स, और फिर स्टेशनरी स्टेट्स, और प्रोबेबिलिटी के अंदर हम एक टर्म पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और फिर हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का वेव फंक्शन के साथ रिलेशन देखेंगे। आज की वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर एक मैथमेटिकल रूल है, जब हम किसी फंक्शन पे उसको अप्लाई करते हैं तो वो दूसरे फंक्शन में चेंज हो जाता है। ऑपरेटर क्या है? एक मैथमेटिकल रूल है। जैसे हमारे पास प्लस है, एडिशन है, ये भी क्या है? एक ऑपरेटर है। ठीक है। तो ऑपरेटर क्या होता है? एक मैथमेटिकल रूल है जो हम एक फंक्शन पे लगाए तो फंक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में। लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर को डिराइव करने से पहले हम क्या करेंगे? एक वेव फंक्शन मानेंगे और जिसका लीनियर मोमेंटम p होगा और पोजीशन क्या होगी? x होगी। एक वेव फंक्शन मानेंगे जिसका लीनियर मोमेंटम p है और पोजीशन क्या होगी? x। तो जो वेव फंक्शन होती है एक पार्टिकल के लिए, अगर वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है तो वो वेव फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है? साई, जो x और t का फंक्शन है वो किसके इक्वल आएगा? a e⁻⁻ iota अपॉन h कट इंटू ई टी माइनस पी एक्स। अब हम इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और बार बार ये साइड में एक्स टी लिखना ज़रूरी नहीं है साई के, क्योंकि वो एक बार हम दिखा सकते हैं कि जो साई है वो एक्स और टी का फंक्शन है। जब हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा e⁻⁻ iota अपॉन h कट ई टी माइनस पी एक्स का डिफ्रेंशिएशन e⁻⁻ अपॉन h कट ई टी माइनस पी एक्स, और ई टी का तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, और पी एक्स वाली टर्म का क्या हो जाएगा? आयोटा अपॉन एच कट पी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो किसके इक्वल आ जाएगा? आयोटा अपॉन एच कट पी, और इस टर्म को क्या लिख सकते हैं हम? साई। साई की जगह हम क्या लिखेंगे? क्योंकि साई किसके इक्वल होता है? e⁻⁻ आयोटा अपॉन एच कट इंटू ई टी माइनस पी एक्स। तो यहाँ से जो आयोटा अपॉन एच कट है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो पी साई की वैल्यू आ जाएगी एच कट अपॉन आयोटा करली साई अपॉन करली एक्स। अब 1 अपॉन आयोटा होता है माइनस आयोटा के इक्वल। तो इस इक्वेशन से हम ये देखते हैं कि जो ये इक्वेशन है, जो पी साई है, और राइट हैंड साइड में भी साई और साई को देखिए तो दूसरी टर्म क्या है कि पी किसके इक्वल है? माइनस आयोटा एच कट करली अपॉन करली एक्स। तो फ्रॉम अबव इक्वेशन हम ये देख रहे हैं कि जो p है वो किसके इक्विवेलेंट है? एक ऑपरेटर माइनस आयोटा एच कट करली अपॉन करली x, जो एक वेव फंक्शन पे लग रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? p को रिप्लेस कर सकते हैं माइनस आयोटा एच कट करली अपॉन करली x से। सो जो माइनस आयोटा एच कट करली अपॉन करली x है इसको क्या बोलेंगे? लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर। दोबारा एक साई वेव फंक्शन था, उसका डिफ्रेंशिएशन किया, जो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो पी एक्स का ही होगा डिफ्रेंशिएशन, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे जब आयोटा अपॉन एच कट से तो उसी का डिफ्रेंशिएशन होगा। जो ई टी वाली टर्म का जो आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई होगा उसका कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। तो ये जो ऑपरेटर आएगा पी साई, जिसको हम पी को क्या बोलते हैं? माइनस आयोटा एच कट, ये क्या होगा हमारे पास? लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आयोटा एच कट करली अपॉन करली एक्स। अब बात करेंगे एनर्जी ऑपरेटर की। अब सिमिलरली इसमें भी क्या करेंगे? एक वेव फंक्शन लेंगे लेकिन एनर्जी निकाल रहे हैं तो उसकी एनर्जी होगी ई किसी टाइम टी पे। जैसे फिर हमने उसमें किया था, सबसे पहले एक वेव फंक्शन मान लिया, इसकी एनर्जी ई मान ली और टाइम टी मान लिया। पहले हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था वेव फंक्शन को, अब टी के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो वही साई एक्स टी, वही e⁻⁻ आयोटा अपॉन एच कट ई टी माइनस पी एक्स। अब टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई टी e⁻⁻ आयोटा अपॉन एच कट ई टी माइनस पी एक्स का डिफ्रेंशिएशन यही रहेगा। ठीक है। और जो माइनस आयोटा अपॉन एच कट इंटू ई टी का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा अपॉन एच कट ई। ठीक है। लेकिन जो पी एक्स वाली टर्म है उसका टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो मतलब माइनस आयोटा अपॉन एच कट इंटू पी एक्स, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, उसके रिस्पेक्ट में टी का डिफ्रेंशिएशन क्या है?
टी के रिस्पेक्ट में जब हम उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो 0 मिलेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस आयोटा अपन एच कट ई साई। सिमिलरली इसमें ए ई रेज टू पावर माइनस आयोटा अपन एच कट ई टी माइनस पी एक्स की जगह भी साई रख देंगे, तो ई साई की वैल्यू माइनस एच कट अपन आयोटा कर ली साई बाई कर ली टी, फिर आयोटा की जगह माइनस 1 बाई आयोटा की जगह रख देंगे आयोटा। तो सिमिलरली जो ई है उसको क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा एच कट कर ली अपन कर ली टी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एनर्जी ऑपरेटर। अब बात आती है हर्मिशन ऑपरेटर की। हर्मिशन ऑपरेटर एक ऑपरेटर ए कैप, एक कोई भी ऑपरेटर ए कैप जो एक डायनेमिकल वेरिएबल से, जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उससे रिलेट करती है, एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है, अगर वो इस फॉलोइंग फंक्शन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। किसी भी ऑपरेटर को जो एक वेरिएबल से एसोसिएट हो उसको तब हम हर्मिशन बोलेंगे जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें। क्या कंडीशन है ये, इंटीग्रेशन साई स्टार ए कैप साई डी टो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, फिर इसका कॉम्यूटेटिव जैसे ए कैप पहले लिख दिया, ए कैप का कॉन्जुगेट साई, फिर साई स्टार साई डी टो। तो हर्मिशन ऑपरेटर, अब तक हमने 3 ऑपरेटर पढ़े हैं, लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर और ये है हर्मिशन ऑपरेटर। इसको कब बोलेंगे कि ये ऑपरेटर हर्मिशन ऑपरेटर है, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो हर्मिशन ऑपरेटर होगा। अब यहाँ पर जो हर्मिशन ऑपरेटर में जो वेव फंक्शन साई था वो क्या है, वेल डिफाइन है और वो नॉर्मलाइज्ड है। जो वेव फंक्शन प्रीवियस हमने अभी देखा वो क्या होगा, वेल डिफाइन होगा और नॉर्मलाइज्ड होगा। नॉर्मलाइज्ड तो समझते हैं ना, इंटीग्रेशन साई और फिर उसका कॉन्जुगेट का जो डिफ्रेंसिएशन लेते हैं हम, अगर वॉल्यूम में लेंगे तो भी 1 आना चाहिए, अगर रिस्पेक्टिव अगर हम एक एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं तो भी वो 1 आना चाहिए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर की, कि हर्मिशन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। जो हर्मिशन ऑपरेटर्स हैं उनकी रियल आइगन वैल्यूज़ होनी चाहिए। आइगन वैल्यू हम आगे पढ़ेंगे, एक बार के लिए हम सिर्फ इसको मान लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या है हर्मिशन ऑपरेटर की, कि हर्मिशन ऑपरेटर के पास रियल आइगन वैल्यू होनी चाहिए। और ये 2 थ्योरम है जो एक हर्मिशन ऑपरेटर ओबे करता है, कि जो 2 आइगन फंक्शन होते हैं हर्मिशन ऑपरेटर के, जो बिलोंग करते हैं डिफरेंट आइगन वैल्यू से, वो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। कि अगर 2 आइगन फंक्शन हैं हर्मिशन ऑपरेटर के लेकिन उनकी आइगन वैल्यूज़ डिफरेंट है, डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ हैं, तो वो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। 2 आइगन फंक्शन हर्मिशन ऑपरेटर के अगर उनकी वैल्यूज़, आइगन वैल्यूज़ की वैल्यू डिफरेंट है तो वो ऑर्थोगोनल होंगे, मतलब इंटीग्रेशन साई स्टार 0 होगा। प्रॉपर्टी है कि अगर 2 हर्मिशन ऑपरेटर कॉम्यूट होते हैं, आपस में अप्लाई होते हैं, तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, हर्मिशन होगा, उनका प्रोडक्ट भी हर्मिशन होगा। अब बात करते हैं आइगन फंक्शन की और आइगन वैल्यू की। यहाँ से आपको हर्मिशन ऑपरेटर थोड़ा और समझ में आएगा। अगर हम एक ऑपरेटर है, कोई भी ऑपरेटर है ए कैप, हम उसको एक फंक्शन साई पे लगाते हैं तो वो सेम फंक्शन दे जब हम साई को किसी कांस्टेंट सम से मल्टीप्लाई करें। जैसे जो ए कैप है ये ऑपरेटर है, उसको हमने साई से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही अगर हम साई को एक किसी भी कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या दे, एक सेम फंक्शन दे। ठीक है, तो ये क्या होगी कि यहाँ पे थोड़ा सा और देखो कि यहाँ पे जो ए है, जो ए है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइगन वैल्यू को, जो ए कैप ऑपरेटर से एसोसिएटेड है। ठीक है, किससे, एक आइगन फंक्शन से। और आइगन फंक्शन क्या होगा, ए जो साई है यहाँ पे वो क्या है, आइगन फंक्शन है ऑपरेटर ए कैप। जो ए है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है और ए क्या है, आइगन वैल्यू है जो एक आइगन फंक्शन से एसोसिएटेड है। और आइगन फंक्शन क्या है इस इक्वेशन में, साई, दैट इज़ वेव फंक्शन। आइगन फंक्शन क्या है कि अगर हम एक कैप को किसी साई से मल्टीप्लाई करें या फिर हम साई को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो वो हमें सेम फंक्शन दे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, उसको हम आइगन वैल्यू भी बोल सकते हैं, और जो साई है वो क्या है, यहाँ पे आइगन फंक्शन है। इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। हमने मान लिया एक फंक्शन है sin 2x, उस पर हम एक ऑपरेटर लगा रहे हैं -d² अपॉन dx²।
मतलब उसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और उसका नेगेटिव ले रहे हैं। सबसे पहले sin 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या मिलेगा, cos 2x, ठीक है, 2 cos 2x। फिर उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 माइनस sin 2x, और एक माइनस आगे भी है क्योंकि माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ले रहे हैं ना, तो वो क्या बन जाएगा 4 sin 2x। अब जो हमने पीछे फंक्शन देखा था, इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे। तो जो यहाँ पे a है वो क्या था, आइगन फंक्शन था, आइगन फंक्शन था। तो यहाँ पे a क्या आएगा, sin 2x, लेकिन जो स्मॉल a है वो क्या था, आइगन वैल्यू, और वो कितनी होगी यहाँ पे 4 sin 2x। तो यहाँ पे जो 4 है वो आइगन वैल्यू है ऑपरेटर की, और जो माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर है वो क्या है, आइगन फंक्शन है किसकी, ऑपरेटर की। जो a है वो क्या है, माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये होती है आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। अब बात करते हैं कॉम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स की। अब किन्हीं दो ऑपरेटर a कैप और b कैप को तब हम बोलेंगे कॉम्यूटेटिंग इफ़ a कैप b कैप इज इक्वल है b कैप a कैप। ये साइड में कैप लिखे हुए हैं, ये a कैप b कैप है, वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहे थे, दैट्स वाई मैंने ऐसे लिख दिया। तो a कैप b कैप, तो माइनस b कैप a कैप क्या हो जाएगा 0, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे ब्रैकेट्स में। अब ये प्रॉपर्टीज़ होती है कॉम्यूटेटिंग ऑपरेटर की कि जो a कैप b कैप है वो किसके इक्वल होता है, माइनस b कैप a कैप की। और सेकंड प्रॉपर्टी है a कैप कोमा b कैप प्लस c कैप किसके इक्वल आएगा, a कैप कोमा b कैप प्लस a कैप कोमा c कैप। थर्ड प्रॉपर्टी है a कैप प्लस b कैप कोमा c कैप किसके इक्वल आएगा, a कैप कोमा c कैप प्लस b कैप कोमा c कैप। एंड जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है a कोमा b कैप c कैप, वो किसके इक्वल आएगा, b कैप इंटू a कैप c कैप प्लस a कैप b कैप c कैप। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि a कैप कोमा b कैप कोमा c कैप प्लस b कैप कोमा c कैप कोमा a कैप प्लस c कैप कोमा a कैप कोमा b कैप, ये क्या होता है 0 होता है। और सिक्स क्या है, a कैप b कैप कोमा c कैप, ये किसके इक्वल होता है, a कैप b कैप c कैप प्लस a कैप c कैप b कैप। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इनकी बहुत डेरिवेशन है, लेकिन हमारे सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, तो हमें ये डायरेक्ट ही लर्न करनी पड़ रही है प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अगर हमें आगे वाले जो कॉम्यूटेटिंग रिलेशंस आएंगे एनर्जी एंड मोमेंटम के बारे में, तो ये रिलेशंस हमें लर्न करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो रिलेशंस हैं आई होप आप इनको अच्छे से लर्न कर लोगे, जो हमारे पास आगे बहुत काम आने वाली है। यहाँ पे मैंने इनको डिराइव नहीं करवाया है। अब जैसे इन्हीं रिलेशन को यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे हम एक कॉम्यूटेशन रिलेशन देख रहे हैं पोजीशन और मोमेंटम के बीच में, तो एक रिलेशन आएगी x कोमा पी एक्स इज इक्वल्स टू होता है आयोटा एच कट। अब हमें ये रिलेशन डिराइव करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को साई से मल्टीप्लाई कर देंगे, x कोमा पी एक्स साई इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट साई। लेफ्ट हैंड साइडली मतलब एक्स कैप कोमा पी एक्स कैप इंटू साई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई है, उन्हीं में से प्रॉपर्टी लगाई है, तो ये हो जाएगा एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप एक्स कैप साई। ये इनमें से एक प्रॉपर्टी है पीछे वालों में से। अब पी एक्स कैप किसके इक्वल है, एच कट अपॉन आयोटा करली अपॉन करली एक्स के, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स एच कट अपॉन आयोटा करली अपॉन करली एक्स माइनस यहाँ पे भी पी एक्स की जगह रख देंगे एच कट अपॉन आयोटा करली एक्स अपॉन करली एक्स साई। अब क्योंकि पी एक्स किसके इक्वल होता है, एच कट अपॉन आयोटा करली अपॉन करली एक्स के, इसलिए लिखा। अब साई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एच कट अपॉन आयोटा करली साई बाई करली एक्स, यहाँ पे माइनस एच कट अपॉन आयोटा करली बाई करली एक्स और एक्स इंटू साई, ये दोनों दो फंक्शन बन गए। अब एक का पहले फंक्शन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर दूसरे का करेंगे, क्या होगा, एक्स एच कट अपॉन आयोटा करली साई बाई करली एक्स माइनस एच कट अपॉन आयोटा एज इट इज़। अब एक्स एज साई एज इट इज़, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स एज इट इज़, साई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो करली साई बाई करली एक्स। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दोनों में से एच कट अपॉन आयोटा कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स करली साई बाई करली एक्स
और यहाँ पे माइनस साई प्लस माइनस एक्स कर ली साई बाई कर ली एक्स। अब एक्स कर ली साई बाई कर ली एक्स से माइनस एक्स कर ली साई बाई कर ली एक्स कट गया, तो हमें मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा माइनस एच कट अपॉन आयोटा इंटू साई। ठीक है, अब हमें पता है -1/, अब दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा से डिवाइड कर दिया, तो माइनस एच कट अपॉन आयोटा स्क्वायर आयोटा साई, तो हमें मिल जाएगा आयोटा एच कट साई, बिकॉज अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव हो गया। अब सिमिलरली जब हम इन रिलेशन को देखेंगे कि एक्स कैप कोमा पी वाई कैप ये 0 होता है, एक्स कैप कोमा पी जेड कैप ये भी 0 होता है, वाई कैप कोमा पी वाई कैप ये होता है आयोटा एच कट के, वाई कैप कोमा पी एक्स कैप ये होता है 0 के, वाई कैप कोमा पी जेड कैप ये भी होता है 0 के, जेड कैप कोमा पी एक्स कैप ये होता है 0 के, जेड कैप कोमा पी वाई कैप ये होता है 0 के, जेड कैप कोमा पी जेड कैप ये किसके इक्वल होता है, आयोटा एच कट के, किसके, आयोटा एच कट के। मतलब जहाँ पे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स आएगा वो तो 0, जिसमें सेम आ जाए जेड जेड वाई वाई एक्स एक्स, वो किसके इक्वल होते हैं, आयोटा एच कट, किसके इक्वल होंगे, आयोटा एच कट। अब जैसे हम कॉम्यूटेशन रिलेशन निकालते हैं एक्स स्क्वायर और पी एक्स के बीच में, ठीक है। अब हमें देखो एक्स कैप स्क्वायर और पी एक्स कैप के बीच में रिलेशन निकालनी है, तो अभी हमने प्रूव किया था कि जो एक्स कैप कोमा पी एक्स कैप है वो आयोटा एच कट के इक्वल होता है। अब हमें निकालना क्या है, एक्स कैप स्क्वायर पी एक्स कैप, तो एक्स कैप स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूँ एक्स कैप इंटू एक्स कैप फिर कोमा पी एक्स। अब एक प्रॉपर्टी लगा ली वही जो मैंने 5-6 प्रॉपर्टी बताई थी उनमें से, तो क्या आ जाएगा, एक्स कैप बाहर, एक्स कैप कोमा पी एक्स प्लस फिर एक्स कैप कोमा पी एक्स कैप इंटू एक्स कैप। अब एक्स कैप, अब अभी एक्स कैप पी एक्स कैप की वैल्यू निकाली थी आयोटा एच कट, वही पुट कर दी, प्लस यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दी एक्स कैप पी एक्स कैप की जगह आयोटा एच कट एक्स, तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आएगा 2 आयोटा एच कट एक्स कैप। अब जब हमें एक्स कैप एन कोमा पी एक्स कैप मिल जाए तो क्या करेंगे, अब पता है एक्स कैप पी एक्स कैप की वैल्यू होती है आयोटा एच कट, अभी हमने निकाल लिया एक्स कैप स्क्वायर पी एक्स कैप की वैल्यू वो होती है 2 आयोटा एच कट एक्स। ऐसे ही अगर हम एक्स क्यूब की निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एक्स कैप स्क्वायर इंटू एक्स कैप लिख देंगे इंटू पी एक्स कैप, ठीक है। फिर इनके साथ एक कोई भी आइडेंटिटी लगाएंगे कि एक्स कैप इंटू एक्स कैप स्क्वायर पी एक्स कैप प्लस एक्स कैप कोमा पी एक्स इंटू एक्स कैप स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कैप बाहर, और अभी हमने वैल्यू निकाली थी एक्स कैप स्क्वायर पी एक्स कैप की 2 आयोटा एच कट एक्स पुट कर दी प्लस आयोटा एच कट एक्स कैप स्क्वायर, तो दोनों को ऐड कर दिया तो 3 आयोटा एच कट एक्स स्क्वायर। तो सिमिलरली जब हम एक्स कैप की पावर एन पी एक्स कैप की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमें क्या मिलेगी, एन आयोटा एच कट एक्स कैप की पावर एन -1। जैसे जब एक्स का कैप पी एक्स कैप की वैल्यू निकालते हैं वो क्या मिलती है, आयोटा एच कट, एक्स कैप स्क्वायर पी एक्स कैप की वैल्यू निकालते हैं 2 आयोटा एच एक्स कैप, एक्स कैप क्यूब पी एक्स कैप की वैल्यू निकालते हैं 3 आयोटा एच कट एक्स कैप स्क्वायर। तो मतलब तो जो फॉर्मूला है क्या बन जाएगा, एन तो आ ही रहा है, अगर तो 1 बार निकाल रहे हैं तो 1, 2 बार निकाल रहे हैं 2, 3 बार निकालेंगे तो 3 आयोटा एच कट। अब एक्स कैप की पावर क्या आ रही है, सब में क्या आ रही है, n-1। जैसे 1 वाली में x आ ही नहीं रहा, 2 वाली में 1 x आ रहा है, 3 वाली में 2 x आ रहे हैं, तो n वाली में कितने x आएंगे, x की पावर n-1। तो जब हम इसका उल्टा निकालेंगे एक्स कैप कोमा पी एक्स कैप की पावर n, तो वो क्या आ जाएगी, n आयोटा एच कट पी एक्स की पावर n-1। अब बात करते हैं स्टेशनरी स्टेट। किसी भी सिस्टम को तब हम बोलेंगे स्टेशनरी स्टेट जब वो सिस्टम टाइम के साथ चेंज ना हो। किसी भी सिस्टम को हम तब बोलेंगे कि वो स्टेशनरी स्टेट में है जब वो टाइम के साथ चेंज ना हो। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी साई स्टार वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी किसके, टाइम के। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पढ़ी थी ना, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी साई इज़ इंडिपेंडेंट होगी किसके, टाइम के। अब हमें बात करनी है प्रोबेबिलिटीज़ में। इसमें हमने पढ़ना है एक टॉपिक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये क्या होती है, एक प्रोबेबिलिटी होती है एक पार्टिकल को फाइंड करने की पर यूनिट वॉल्यूम, और जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है इसका डायरेक्ट सिग्निफिकेंस होता है, और ये वैल्यू क्या होती है, रियल और पॉजिटिव होती है। हमने वेव फंक्शन पढ़ा था
कि वेव फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ या फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस में हमने पढ़ा था कि इसकी कोई डायरेक्ट सिग्निफिकेंस नहीं होती और ये इमेजिनरी होती है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है उसकी जो वैल्यू होती है उसको साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, और ये रियल भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम पे हमें पार्टिकल की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इसका डायरेक्ट सिग्निफिकेंस है और इस साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू रियल और पॉजिटिव होती है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की। जो फ्लो होगा एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, मतलब जो पार्टिकल को एक पर यूनिट वॉल्यूम पे जो फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होगी वो फ्लो ही चलता रहेगा। जैसे करंट फ्लो करता है ना, तो एक वेव के अंदर वो फ्लो चलता रहेगा। जो फ्लो होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को फाइंड करने का, उसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। जो फ्लो होगा प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का उसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हम रिलेशन डिराइव करेंगे वेव फंक्शन के साथ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जब एक पार्टिकल होता है जो मोशन करता है पार्टिकल, उसके साथ क्या होती है? एक वेव एसोसिएटेड होती है। अगर एक पार्टिकल की एक एरिया में फाइंडिंग करने की जो प्रोबेबिलिटी है कि किसी स्पेस में फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है, वो टाइम के साथ क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। तो उसके बाहर जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम अमाउंट से क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। मतलब अगर किसी पार्टिकल को एक बाउंडेड किसी एरिया के अंदर फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिक्रीज़ करती है टाइम के साथ, तो उसी पार्टिकल को बाहर पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम अमाउंट से क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। अब हमें करंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का रिलेशन फाइंड करेंगे वेव फंक्शन के साथ। तो हमने टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी, जो क्या थी? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट करली साई अपॉन करली टी। इसमें क्या किया है? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख दिया है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को साई स्टार से, तो हमें मिलेगा आयोटा एच कट साई स्टार करली साई बाई करली टी इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई प्लस साई स्टार डेल साई, सॉरी वी साई है ये, वी साई। यहाँ पे माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई होता है ना, वी साई है। फिर साई स्टार से मल्टीप्लाई किया। अब क्या किया? इक्वेशन 1 का कॉन्जुगेट ले लिया। तो जहाँ पे साई है वहाँ पे साई स्टार कर दिया, और जहाँ पे आयोटा है उसको माइनस आयोटा कर दिया। तो माइनस आयोटा एच कट करली साई स्टार अपॉन करली टी इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस वी साई स्टार, थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड को साई से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड इक्वेशन को साई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगी फोर्थ इक्वेशन। तो मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा एच कट साई करली साई स्टार अपॉन करली टी किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साई डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस साई वी साई स्टार। अब फोर्थ इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फोर्थ इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा आयोटा एच कट साई स्टार करली साई बाई करली टी माइनस आयोटा एच कट साई करली साई स्टार अपॉन करली टी इज इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस ऑफ एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साई डेल स्क्वायर साई स्टार। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड सब्ट्रैक्ट होगा। अब ये सारे दोनों तरफ माइनस माइनस है, क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ठीक है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में से आयोटा एच कट को कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा साई स्टार करली साई बाई करली टी प्लस साई करली साई स्टार अपॉन करली टी, और राइट हैंड साइड में से माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? अब लेफ्ट हैंड साइड में से आयोटा एच कट को राइट, अब एच कट एक एच कट से एच कट कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में है, और ये जो आयोटा है वो राइट हैंड साइड चला गया है। तो करली बाय करली टी ऑफ साई स्टार साई किसके इक्वल आएगा? माइनस एच कट अपॉन 2m आयोटा डेल कॉमन ले लिया दोनों इस राइट हैंड साइड में इक्वेशन से, तो इनटू क्या रह जाएगा? साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। तो अब क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन? करली बाय करली टी ऑफ साई स्टार साई। अब
इसको राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो माइनस थी प्लस हो जाएगी, प्लस डेल्टा इंटू एच कट अपॉन 2m आयोटा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार इक्वल्स टू 0। इसको क्या बोलेंगे हम, फिफ्थ इक्वेशन। जो ये वाली इक्वेशन है वो जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आती है हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर, वो इससे सेम मैच करती है। जो किससे एसोसिएटेड होती है, जो हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी निकालते हैं वो एक फ्लूइड डेंसिटी के कंजर्वेशन से रिलेट होती है और एक करंट डेंसिटी जे से रिलेट होती है। तो जो इक्वेशन आती है वो क्या होती है, करली रो बाय करली टी प्लस डेल्टा जे इज इक्वल्स टू 0। इससे क्या करती है, एनालॉग करती है, मतलब मैच करती है, सेम होती है इसकी। जो ये वाली इक्वेशन आई है वो जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आती है हमारे पास हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर, जो किससे एसोसिएटेड होती है, एक फ्लूइड की डेंसिटी के कंजर्वेशन से, और जो करंट की डेंसिटी होती है जे उससे। वो इक्वेशन क्या होती है, करली रो बाय करली टी प्लस डेल्टा जे इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो रो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मतलब रो की जगह हमने क्या लिखा है ऊपर वाली इक्वेशन में, साई स्टार साई, ठीक है, और जे की जगह क्या लिखा है, डेल जे, मतलब जे की जगह क्या है, एच कट अपॉन 2m आयोटा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। तो जो ऊपर वाली और नीचे वाली फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को कंपेयर किया तो हमें रो की वैल्यू मिली साई स्टार साई और जे की क्या मिली, एच कट अपॉन 2m आयोटा इंटू साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। तो मतलब वही है जो दो कंपेयर किया दोनों इक्वेशन को, तो पी की वैल्यू मिली साई स्टार साई, जिसको क्या बोलते हैं हम, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। पी किसके इक्वल है, साई स्टार साई के, जिसको क्या बोलते हैं, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और जे किसके इक्वल आया, एच कट अपॉन 2m आयोटा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। इसको बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 7। और जो इक्वेशन 7 है इसी को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, और यही क्या है, रिलेशन है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी और वेव फंक्शन में। अब बात करेंगे हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ ऑफ डायनामिकल वेरिएबल्स। किसी भी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो वैल्यू होती है, ये मेन होती है या एवरेज होती है। जैसे हम वेव फंक्शन को मेज़र करते हैं किसी ऑपरेटर से तो ये उनका या तो मेन होती है या फिर एवरेज होती है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, जब हम वेव फंक्शन को मेज़र करते हैं किसी ऑपरेटर से तो उसकी जो मेन और जो एवरेज वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब हम ये देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, किसी की वेव फंक्शन को जब हम मेज़र करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मेज़रमेंट करनी पड़ती है, बहुत बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। और जब हम हर एक ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हर बार जो वेव फंक्शन है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आता ही आता है। हम उसको चेंज नहीं कर सकते कि हर बार जब हम एक नई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो वेव फंक्शन के अंदर चेंज आना ही आना है। तो जब हम नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसको दोबारा उसी ओरिजिनल फॉर्म पे हमें सेट करना पड़ता है। जैसे हम कोई मेज़रमेंट करते हैं, अगर हमने किसी चीज़ को मेज़रमेंट कर लिया वो 25 सेंटीमीटर की है, तो जब हम नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम पहले स्केल को 0 पे सेट करते हैं, उसके बाद हम दूसरी चीज़ को मेज़र करेंगे। सेम यही कह रहे हैं कि जब हम वेव फंक्शन को फाइंड करते हैं तो हर बार जब हम नई ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें वेव फंक्शन को एक ओरिजिनल फॉर्म पर लेकर जाना पड़ता है। अगर मान लो अगर हम पोजीशन देख रहे हैं एक पार्टिकल की, ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन को मेज़र कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि जब भी हम इसको शुरू करते हैं तो उसकी जो वेव फंक्शन होनी चाहिए बिफोर जब हम उसको मेज़र करें वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जब हम शुरू करें तो हम स्केल 0 से शुरू करते हैं ना, तो ऐसे जब वेव फंक्शन को मेज़र करते हैं तो इनिशियल पोजीशन पे जो वेव फंक्शन होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। हम ये नहीं चाहेंगे कि वो हर बार चेंज होती रहे। मान लो कभी हम स्केल 0 से मेज़र कर रहे हैं, कभी 1 से मेज़र कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा ना, ठीक है। तो हमने इसलिए एक्सपेक्ट किया कि जो भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं एक वॉल्यूम एलिमेंट के लिए तो वो हर बार एक वैल्यू दिखाएगा। किसकी फ्रैक्शन क्या होते हैं वो, साइज़ के d³ r,
मतलब जब भी हम वेव फंक्शन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हर बार ये फ्रैक्शन तो आएगी ही आएगी, साई स्क्वायर डी क्यूब आर, कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने भी हम एक ऑब्जर्वेशन करें जो एक फ्रैक्शन आएगी किसके इक्वल, साई स्क्वायर डी क्यूब आर, वो हमेशा शो करेगी विद इन द वॉल्यूम एलिमेंट डी क्यूब आर, कि जो एलिमेंट है वो डी क्यूब आर के अंदर ही है। मतलब जब एक पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर ही है तो मतलब उसके साथ ही वेव फंक्शन तो एसोसिएटेड होगा ही होगा, साई स्क्वायर डी क्यूब आर तो एसोसिएटेड होगा ही होगा। तो हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल मेजर, एक तो हम एक एक करके मेजरमेंट निकालें तो वो क्या होती है, डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू का। ठीक है, अगर हम पोजीशन को फाइंड करें एक्स से तो एक्स के लिए हम एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, साई स्क्वायर डी क्यूब आर तो हर वेव फंक्शन के अंदर आएगा। अब उसका कॉन्जुगेट ले लिया एक्स का तो वेव फंक्शन भी होगा, क्योंकि वेव फंक्शन फाइंड करें तो एक्स स्टार इंटू साई डी क्यूब आर। इसीलिए हमें क्या पड़ी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की ज़रूरत पड़ी कि जब हम रिज़ल्ट निकालते हैं एक एक मेज़रमेंट का तो वो डिफरेंट आ सकती है। तो हमने क्या किया, एवरेज ले लिया सभी ऑब्जर्व्ड वैल्यू का, जितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट किया उनका क्या कर लिया, एवरेज ले लिया, और हर बार एक्स साई स्टार डी क्यूब आर तो वैल्यू आएगी, अगर हमें पोजीशन फाइंड करनी है तो हम उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी पोजीशन की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एक पार्टिकल को देख रहे हैं कि वो किसी इंटरवल x और x प्लस डी एक्स के बीच में है, प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की वो x और टाइम पे डिपेंड करी है, तो वो किसके इक्वल आएगी, साई स्टार जो x और t का फंक्शन है, साई जो x और t का फंक्शन है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। जो हम वैल्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसका हम क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे हर टाइम पे, जो वेव फंक्शन साई एक्स टी से एसोसिएटेड होते हैं, और मीन वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलते हैं। तो अगर एक पार्टिकल है कोई भी, वो n1 टाइम तो एक x1 रीजन में फाइंड हुआ है और n2 टाइम वो x2 रीजन में फाइंड हुआ है, तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी पोजीशन की वो किसके इक्वल आएगी, x1 इंटू n1 प्लस x2 इंटू n2 प्लस अप टू सोन अपॉन n1 प्लस n2 प्लस अप टू सोन। अब इसको समीशन में लिख दिया, इक्वल्स टू समीशन आई एक्स आई एन आई अपॉन एन आई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन आई एक्स आई एन आई अपॉन कैपिटल एन, क्योंकि जो समीशन आई एन आई इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, n1 प्लस n2 प्लस अप टू सोन इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब जो यहाँ पे एन आई अपॉन एन है इसकी जगह हम क्या रख देंगे, पी आई। यहाँ पे जो पी आई है वो किसकी जगह रखा है हमने, एन आई अपॉन एन, और इसको क्या बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ की पार्टिकल एक्स आई पे हमें कहाँ पे मिलेगा, कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि जब पार्टिकल हमें एक्स आई पोजिशन पे मिलेगा। और यहाँ पे पी आई होता क्या है, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ वैल्यू एक्स आई की हमें एक्स आई की वैल्यू कहाँ पे मिलेगी। अगर मान लो ये तो हमने तब लिया है जब पार्टिकल डिस्क्रीट होगा, जो पोजीशन होगी वो डिस्क्रीट होगी, हो सकता है कॉन्टीन्यूस हो। ठीक है, जो वेरिएबल एक्स है मतलब जो पोजीशन है अगर वो कॉन्टीन्यूस है, डिस्क्रीट ना हो, क्या हो, कॉन्टीन्यूस है। अभी तो हमने सम का फॉर्मूला लिया, तो अब हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रल में चेंज कर देंगे, तब हमें क्या मिल जाएगी, एक वेरिएबल की बात मिल जाएगी अगर वो कॉन्टीन्यूस हो। क्योंकि हमें पता है जब कोई चीज़ डिस्क्रीट होती है तब हम एडिशन लेते हैं, लेकिन जब चीज़ कोई कॉन्टीन्यूस होती है तब हम उसका क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन ले लेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब x पोजीशन ले रहे हैं तो x पी एक्स टी, क्योंकि p ये बार बार वैसे लिखने का तो ज़रूरत नहीं है एक्स टी, क्यों, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो x और t की फंक्शन है dx। फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x पी एक्स टी, जो ऊपर वाली इक्वेशन थी वही लिख देंगे कि साई स्टार एक्स टी साई एक्स टी डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई स्टार एक्स टी, अब x को बीच में लिख दिया दोनों के, x साई एक्स टी डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगी, एवरेज नंबर ऑफ मेजरमेंट है। जो ऊपर वाली है वो सम के रूप में है, ऊपर वाली सम के रूप में है, लेकिन जो नीचे वाली है वो जब कॉन्टीन्यूस होगा, ऊपर वाली जब डिस्क्रीट होगा वेरिएबल, लेकिन जो नीचे वाली इक्वेशन है जब वेरिएबल कॉन्टीन्यूस होगा। तो जो यहाँ पे जो एवरेज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स निकाल ली है हमने, वो हमें ये बताएगी कि पार्टिकल कहाँ पे है किसी टाइम
टी पे, और जो एवरेज वैल्यू होती है एक एक्स कोऑर्डिनेट की किसी टाइम टी पे, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशनल वैल्यू। जो एवरेज वैल्यू होती है एक्स कोऑर्डिनेट की किसी टाइम टी पे, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने पोजीशन की निकाली जब वेरिएबल डिस्क्रीट होगा और जब वेरिएबल कॉन्टिन्यूस होगा। और यहाँ पे जो एवरेज नंबर ऑफ मेजरमेंट है वो हमें क्या बताती है कि पार्टिकल कहाँ पे है किसी टाइम टी पे, और जो एवरेज वैल्यू है एक्स कोऑर्डिनेट की किसी टाइम टी पे, उसी को क्या बोलते हैं हम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर के एक्सपेक्टेशन वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अब जब हम वेव फंक्शन निकालते हैं, जब हम वेव फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको पोजीशन की प्रोबेबिलिटी, तो उसको हम एक प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी के रूप में कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी एवरेज और एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, मतलब जब हम एक पोजीशन वेक्टर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम उसकी पोजीशन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के रूप में निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें कंफर्मेशन तो नहीं होती ना कि पार्टिकल कहाँ पे है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की टर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि हम उसकी एवरेज या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकें कि पार्टिकल कहाँ पे है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि पार्टिकल कहाँ पे है। तो इसीलिए जब हम पोजीशन वेक्टर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं तब हम उसकी किससे निकालते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी निकालनी है, आर वेक्टर की। तो सबसे पहले वो किसके इक्वल आएगी, इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी एक्स साई आर टी और आर साई आर टी डी क्यूब आर। अब हम निकाल रहे हैं पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से, जब हमने पीछे उस फंक्शन में पढ़ी थी, जब करंट डेंसिटी का रिलेशन देख रहे थे हम वेव फंक्शन से, जो हमने निकाली थी, कितनी थी, इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी। वहाँ पे तो सिर्फ साई स्टार साई था, लेकिन अब साई किसको फंक्शन, साई स्टार किसका फंक्शन दिखा दिया, आर टी का, और साई भी किसका फंक्शन है, आर और टी का, पोजीशन वेक्टर और टाइम का। पोजीशन वेक्टर के अंदर तो एक्स वाई जेड तीनों आ गए। ठीक है, तो लेकिन जो नीचे वाली टर्म है वो तो होती है 1 के, तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, नीचे वाली टर्म तो 1 हो जाएगी, तो आर वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी एक्स आई आर टी, आर को बीच में लिख दिया, साई आर टी डी क्यूब आर। तो पोजीशन वेक्टर आर किसके इक्वल होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। अगर एक्स का अलग निकालेंगे तो आर की जगह एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो अब तक देखो क्या किया, जब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं किसी पोजीशन वेक्टर की, तो उसको हम किसके टर्म में निकालते हैं, उसकी पोजीशन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के से निकालते हैं, क्योंकि हमें पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी से हम पता लगा सकते हैं। तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए हमने पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को यूज़ किया है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला तो हमें पता है, इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी साई स्टार एक्स टी होता था, लेकिन हम पोजीशन वेक्टर का देख रहे हैं तो यहाँ पे आर टी हो गया है, और आर है क्योंकि पहले एक्स था तो हम पोजीशन लेते थे तो एक्स लिखेंगे, जब पोजीशन वेक्टर लेंगे तो आर लिखेंगे। इस इक्वेशन को हमने आर और टी के टर्म में लिख लिया, इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी साई स्टार आर टी आर साई आर टी डी क्यूब आर। अब इसको हम जो पोजीशन वेक्टर की किससे निकालते हैं, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से। इसकी हम अभी टर्म निकाल के आए हुए हैं कि जो पी होता है वो क्या होता है, करंट डेंसिटी की रिलेशन जब वेव फंक्शन से निकाली थी तो उसमें हमने रिलेशन निकाली थी कि पी होता है साई स्टार साई के। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिख दिया साई स्टार, लेकिन पहले एक्स और टी का फंक्शन था वहाँ पे साई, अब यहाँ पे किसका फंक्शन है, आर और टी का, तो इसलिए साई स्टार आर टी साई आर टी डी क्यूब आर। जब हमने रिलेशन निकाली थी पीछे कि करंट डेंसिटी का रिलेशन विद वेव फंक्शन, तब वहाँ पे हमने निकाली थी एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन वेक्टर की, हम इसी की टर्म में निकालते हैं, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की टर्म में। तो इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी साई स्टार आर टी साई आर टी डी क्यूब आर, क्योंकि हम वेव फंक्शन को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को ही निकाल सकते हैं इसलिए। तो ये मान ली हमने सेकंड इक्वेशन, लेकिन जो नीचे वाली टर्म है वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो नीचे वाली टर्म तो 1 हो जाएगी, सेम एज इट इज़ ऊपर वाली टर्म हमारे पास रह जाएगी। अगर हम 3 एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें, अगर एक्स के अलग हम अलग इक्वेशन देखें, एक्सपेक्टेशन वैल्यू अलग देखें, वाई के अलोंग हम अभी एक्सपेक्टेशन वैल्यू अलग देखें, और
z के अलोंग हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू अलग देखें। तो ये जो x वाली है, जो भी हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली थी पोजीशन के लिए, वो एग्जैक्टली सेम है। इंटीग्रेशन हो जाएगा ना -∞ से इन्फिनिटी, वो एग्जैक्टली जो हमने पोजीशन के लिए निकाली थी वो सेम है, ठीक है। सिमिलरली हम किसके लिए निकालेंगे, y के लिए। जो y के लिए वैल्यू आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी साई स्टार वाई टी वाई साई वाई टी डी वाई। सिमिलरली जब z के लिए निकालेंगे तो इंटीग्रेशन -∞ साई स्टार जेड टी जेड साई जेड टी डी जेड। यहाँ पे सब पहले डी क्यू बार आ रहा था, लेकिन अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू अलग से देखेंगे तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। सिमिलरली अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की देखें, अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की देखेंगे तो v लिख देंगे एक्स वाई जेड सब की जगह, और इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी साई स्टार आर और टी का फंक्शन, और यहाँ पे सबकी जगह एक्स वाई जेड आर जो जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखते हैं उसकी वैल्यू बीच में रख देते हैं। तो v की देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की देख रहे हैं, तो v साई आर टी डी क्यू बार। तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई है पोटेंशियल एनर्जी की v की, वो क्या आएगी, v इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी साई स्टार आर टी v साई आर टी डी क्यूब आर। ये आ जाएगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम की। तो सबसे पहले उस इक्वेशन में v की देख रहे थे तो v लिख दिया, r की देख रहे थे r लिख दिया, x की देख रहे थे x लिख दिया, p की देख रहे हैं तो p लिख देंगे। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला तो बन गया p इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी साई स्टार एक्स टी पी साई एक्स टी डी एक्स। इसको बोल देंगे फोर्थ इक्वेशन। अब जब हमने लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर पढ़ा था, यहाँ पे डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ये पी साई की वैल्यू निकाल रखी है, हमने लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर से पढ़ा है कि जो p होता है वो माइनस आयोटा एच कट कर लिए अपॉन कर ली एक्स के इक्वल होता है, इसी के इक्वल होता है। तो इसको हमने मान लिया 5, उसको हम 4 में पुट कर देंगे, तो p आ जाएगा इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी साई स्टार एक्स टी माइनस आयोटा एच कट कर लिए अपॉन कर लिया एक्स, p की जगह रख दिया साई एक्स टी डी एक्स। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा एच कट को बाहर कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी साई स्टार एक्स टी करली बाय करली एक्स ऑफ साई एक्स टी डी एक्स टी। ये क्या आ गया हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी, मोमेंटम की। ये क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम की। अब हम देखेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू एनर्जी की। तो सबसे पहले जैसे मोमेंटम के लिए p लिख दिया था, अब एनर्जी के लिए लिख देंगे e उसी इक्वेशन में। तो क्या बन जाएगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू एनर्जी की, सबके साथ ऐसा हो रहा है, जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हैं वही लिख दो फॉर्मूले के अंदर। तो क्या आ जाएगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी साई स्टार एक्स टी ई साई एक्स टी डी एक्स। सिमिलरली जब हमने एनर्जी ऑपरेटर पढ़ा था तो उसका फॉर्मूला था, डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इक्वल्स टू आयोटा एच कट कर ले अपन कर ली टी, बार बार प्रूव करके नहीं दिखाना। ये हमने पढ़ा था कि लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर होता है आयोटा एच कट कर ले अपन कर ली टी, उसको ऊपर वाली इक्वेशन में जो भी हमने एनर्जी वाली इक्वेशन देखी थी उसमें पुट कर देंगे। तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी साई स्टार एक्स टी आयोटा एच कट कर ली अपन कर ली टी साई एक्स टी डी एक्स। अब आयोटा एच कट को सिमिलरली बाहर निकाल लिया, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा एच कट इंटीग्रेशन -∞ से इन्फिनिटी साई स्टार एक्स टी करली बाय करली टी ऑफ साई एक्स टी डी एक्स। ये क्या है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा।